गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विशाल कुमार बियानी आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है विद्युत बल रेखाएं और उनके गुणधर्म। विद्युत बल रेखाएं और उनके गुणधर्म। विद्युत ये टॉपिक हमारे लिए एनसीईआरटी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 12 के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उनके अंदर जो भी विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म दे रखे हैं उनको सबको मैंने कंबाइन करके एक जगह आपके लिए प्रेजेंट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे नीट जेई हो, चाहे से बीएससी नर्सिंग के लिए हो, चाहे से एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए हो, नेवी एयरफोर्स इनके लिए हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक की कोई भर्ती हो, इस तरह की बहुत सारी भर्तियां होती है जिनमें 11वीं और 12वीं स्तर की भौतिक विज्ञान पूछी जाती है। उसके अंदर हमको विद्युत बल रेखाएं और उसके गुणधर्म ये जो टॉपिक है ये अवश्य रूप से ही होता है। ये जो टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि जो भी मैं लाइंस आपके सामने लिखूंगा, 8 या 9 तरह की लाइंस हैं, उन जो 8 या 9 तरह की लाइंस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा उनके अंदर ऐसा होगा कि एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन को होल्ड करती है, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन बना सकती है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम उसका। विद्युत बल रेखाएं एवं उसके गुणधर्म। पहले तो ये समझते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक धनात्मक आवेश है, यहाँ पर एक सामने और धनात्मक आवेश है, तो ये वाला धनात्मक आवेश इस दूसरे धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है तो उसके ऊपर बल लग रहा है इस दिशा में। ठीक है, जब ये बल लग रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर इस जगह ये धनात्मक आवेश नहीं होता तब क्या होता? तब भी इसका कोई ना कोई प्रभाव यहाँ है। यहां पर इस धनात्मक आवेश का जो प्रभाव है, कोई आवेश नहीं हो तब जो प्रभाव है उसे हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या है कि यहां पर अगर कहीं से भी धनात्मक आवेश आ गया तो उस पर इसी दिशा में बल लगना शुरू हो जाएगा, नहीं आया तो बस इसका एक प्रभाव है। ऐसा समझिए कि एक एरिया होता है, उसमें कोई जानवर रहता है, जंगल के अंदर कोई शेर है और शेर का एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अंदर वो अपना प्रभाव रखता है, तो उस एरिया में कोई दूसरे जंगल का शेर नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो उसे पता चल जाएगा और वो वापस अपने क्षेत्रफल की तरफ, अपने क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगा। तो ये उसी तरीके से है कि एक आवेश है और दूसरे आवेश को वो धक्का मार रहा है, उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, लेकिन अभी हम ये मान के चले कि यहां पर कोई आवेश नहीं है। तो इस आवेश का, जो हमारा वाला आवेश है, इसके आवेश का जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र पे, उसे ही हम विद्युत प्रभाव, विद्युत बल का जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और हम इसको एक काल्पनिक रेखा से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम इस तरह से तीर के निशान से दिखा सकते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से होती है, ये धनात्मक से शुरू होती है और ऋणात्मक पर खत्म होती है। धनात्मक से शुरू होती है, ऋणात्मक पे खत्म होती है, मतलब ऐसे चलते हुए यहाँ आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ऋणात्मक के लिए अगर हम कोई पास में आवेश लेके आए, धनात्मक आवेश लेके आए, हम हमेशा जो परीक्षण आवेश लेके आते हैं वो धनात्मक ही लेके आते हैं। तो अगर ऋणात्मक के पास में कोई धनात्मक आवेश लाए तो वो उसको आकर्षित करता है, और धनात्मक के पास में कोई परीक्षण आवेश लेके आए तो वो उसे प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षित करता है तो त्रिज्यीय बाहर की ओर, और ऋणात्मक के लिए त्रिज्यीय अंदर की ओर। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर खत्म होती है और यह सतत रेखा होती है। विद्युत रेखाएं यह सतत रेखा होती है। सतत रेखा का मतलब है कि अगर हमने ये धनात्मक रखा
और यहाँ एक दूसरा एक ऋणात्मक रखा, तो धनात्मक से शुरू होके ऋणात्मक पे जाके खत्म होती है। धनात्मक से शुरू होती है, ऋणात्मक पर खत्म होती है। धनात्मक से सदैव त्रिज्यीय बाहर की ओर, सॉरी मैं इसको गलत बना चुका हूं, इसको त्रिज्यीय बाहर की ओर। धनात्मक से हमेशा त्रिज्यीय बाहर की ओर और ऋणात्मक पर सदैव त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है। और ये जो शुरू होती है तो ये हमेशा शुरू होने के बाद खत्म कहाँ होगी, ऋणात्मक पे खत्म होगी। और यह सतत रेखा होती है। सतत रेखा होती है मतलब ये इस तरह से सीधी चलती रहती है, कभी टूटती नहीं है। मत कहने का तात्पर्य ये है कि धनात्मक से स्टार्ट होके ऋणात्मक पर जब जाती है तो ऐसा नहीं है कि बीच में इस तरह से टूट जाएगी, ये बीच में टूटेगी नहीं, ये जैसे चल रही है वैसे की वैसे ही सीधी की सीधी पहुंच जाएगी धनात्मक से शुरू होके ऋणात्मक तक। ठीक है, बीच में कभी टूट नहीं सकती, इसलिए हम इसे बोलते हैं सतत रेखाएं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इस तरह से 2-3 डायग्राम बना दिए और उनके अंदर बोला जाए कि निम्न में से कौन सी आपके लिए विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है, तो अगर टूटी टूटी लाइनें होंगी तो आपको उन्हें टिक नहीं मारना है, तो आपके लिए सतत रेखाएं होनी चाहिए, धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर खत्म होती है। अच्छा आगे चलते हैं। धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर खत्म होती है और सतत रेखाएं होती है। अगर हमको कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरह से एक विद्युत बल रेखा है जो एक वक्र के रूप में है। हमको किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखीय दिशा बना देंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना देंगे। तो जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, हम विद्युत बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा, ये विद्युत बल रेखा है व्हाइट कलर की, इसकी किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये देखिए जो स्पर्श रेखा खींची हुई है वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है। मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी से जुड़ी हुई है लेकिन वो अलग है। थर्ड नंबर क्या है कि अगर दो बल रेखाएं इस तरह से चलते चलते एक दूसरे को काट दे, तो विद्युत बल रेखाएं चलते चलते एक दूसरे को काट दें तो ये काट नहीं सकती है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। क्या लिखेंगे इसके लिए हम, विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती नहीं है की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि
कटान बिंदु पर जो भी कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर मान लीजिए अगर हम इसके लिए पहली वाली ये जो नीचे वाली है रेखा, इसके लिए हम बनाए विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो इस दिशा में आएगी स्पर्शरेखीय दिशा में, इसके लिए भी स्पर्शरेखीय दिशा में, तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएगी। और ऐसा संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं हो सकती। इसलिए हम कहेंगे कि कटान बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं होती है। कटान बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कटान नहीं करती हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने अभी आपको दिखाया कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से स्टार्ट होती है, ऋणात्मक पे खत्म होती है, लेकिन ऊपर वाली ऐसे जाती है, नीचे वाली ऐसे जाती है, एक दूसरे को टच नहीं करती, काट नहीं सकती। इनमें आपस में प्रतिकर्षण भी होता है। इनकी लंबाई के लंबवत जिस भी दिशा में ये चलती हैं उसके लंबवत इनमें प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसा समझिए कि धनात्मक से ऋणात्मक जाती थी तब तो ठीक था, ऐसे गई ऐसे गई, ठीक है, लेकिन अगर दो धनात्मक एक साथ रख दिए जाएं तब क्या होने वाला है समझिए। मैंने दो धनात्मक आवेश एक साथ रख दिए यहाँ पे। जब दो धनात्मक आवेश मैंने रखे तो इनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को न काटे, इसके लिए आपस में मुड़ जाती है। ये काटेगी नहीं और आपस में क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी इस तरह से। धनात्मक से त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है, धनात्मक से त्रिज्यीय बाहर की ओर, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, इसलिए ऐसे आती हुई ऐसे बेंड कर जाती है, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो इनमें आपस में प्रतिकर्षण है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। जैसे ही प्रतिकर्षित करती है तो ऐसे निकलते निकलते ऐसे निकल जाएगी, नीचे भी आएगी तो ऐसे निकलते निकलते साइड में निकल जाएगी, एक दूसरे को टच नहीं कर सकती क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण चल रहा है। सेम ऐसा ही अगर मैं ऋणात्मक के लिए लगाऊं तो ऋणात्मक में देखिए धनात्मक से त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है तो ऋणात्मक पर त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है, और इसमें भी ऐसे ही है, त्रिज्यीय अंदर की ओर जो आती है तो वो इस तरह से आती है तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण रहता है और प्रतिकर्षण होते हुए एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं आपके लिए, चौथा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, विद्युत बल रेखाओं में लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षण होता है तथा लंबाई के अनुदिश तनाव होता है। क्या है ये चीज समझिए वापस से कि ये अगर विद्युत बल रेखाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करती है तो इनमें ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है।
आपस में हमेशा कैसा रहने के प्रयास करती है, दूर रहने का प्रयास करती है। तो ये आपस में दूर रहने के लिए प्रतिकर्षित होती रहती है। लेकिन लंबाई के अनुदिश इनमें तनाव होता है। तनाव होता है मतलब खिंची हुई होती है। ये शब्द ध्यान रखना, अनुदिश तनाव होता है। अनुदिश तनाव है मतलब ये खिंची हुई रहती है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसे कर्व भी बनाया, एक वक्राकार रेखा भी बनाई, तो इसके अंदर तनाव कैसे होता होगा? तो इसको समझिए कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, तो ये इस तरह से जाती है। तो ऐसे लग रहा है ये ढीली है रेखा, ढीली है, इनमें तनाव नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इनमें तनाव भी है। और ये तनाव किस प्रकार का है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग से जो डोर बंधी हुई होती है वो इस तरह से होती है। आप जब भी पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि पतंग से जो डोर बंधी होती है वो आपसे एकदम सीधी स्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है ना। वो ऐसे थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, ऐसे नीचे से ऐसे मुड़ती हुई जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ये मुड़ी हुई है, फिर भी तनाव में है, फिर भी इसमें खिंचाव उत्पन्न हो रखा है। तो ये इसी प्रकार की रेखा है कि ये आपको दिख रही मुड़ी हुई है, लेकिन ये ढीली नहीं है कि एक धागा है, दूसरा धागा, एक धागे के दो छोर को मैंने पकड़ लिया और वो इस तरह से वक्राकार दिख रहा है। तो ये ढीला धागा नहीं है, ये कसा हुआ धागे की तरह है। जैसे कि हम इसके अंदर पतंग की डोर में देख सकते हैं। तो पतंग की डोर में जिस तरह से ये हमारा तनाव है, उसी प्रकार का तनाव इनमें भी समझा जाए आपके लिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। त्रिज्यीय होती है, धनात्मक पर त्रिज्यीय बाहर की ओर, ऋणात्मक पर त्रिज्यीय अंदर की ओर। साथ में ये जो इस तरह से वक्र रूप में दिख रही है, फिर भी इनमें क्या होता है? तनाव। मतलब लंबाई जिस तरफ है उस तरफ तो तनाव होता है और लंबाई के लंबवत इनमें प्रतिकर्षण होता है। तो देखो यहाँ एक दूसरे से दूर हटने का भी प्रयास कर लिए, साथ में तनाव में भी है। ये वाली रेखा इससे भी दूर हटने का प्रयास कर लिए, इससे भी दूर हटने का प्रयास कर रही है। मतलब आसपास की सभी रेखाओं से दूर रहना चाहती है ताकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सके। अगर प्रतिच्छेद कर देगी तो हमारे लिए जो पहले हमने गुणधर्म लिखे थे वो हमारे लिए नष्ट हो जाएंगे, वो गुणधर्म फेल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये समझा कि जब भी हमारे लिए विद्युत बल रेखाएं होती है तो वो लंबाई के अनुदिश तनाव होती है, लंबाई के लंबवत उनमें प्रतिकर्षण होता है, तो कट तो नहीं करेगी। तो आगे वाला टॉपिक समझिए, 5वां नंबर। हमने इस तरह से विद्युत बल रेखाएं बनाई। ये आपको देखने में दिख रही होगी समांतर है विद्युत बल रेखाएं। समांतर विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये किस तरह का क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र। लेकिन इस तरह से असमांतर रेखाएं हैं कुछ, तो इसे बोलेंगे हम असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्या हुआ कि समांतर विद्युत बल रेखाएं समांतर विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और असमांतर विद्युत बल रेखाएं असमांतर करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिए कि जब समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र का हमें पता चल गया, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में कहीं तीव्रता ज्यादा होगी, कहीं तीव्रता कम होगी। तो इसको समझिए कि जहां पर भी, जैसे मान लीजिए कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, 6वां नंबर पॉइंट है हमारा,
समरूप विद्युत क्षेत्र है, एक तो ये है और एक कुछ इस प्रकार का है। आप दोनों में देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं पास पास में है और इसमें विद्युत बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर है। विद्युत बल रेखाओं की सघनता ज्यादा है, सघनता कम है, तो इसे हम तीव्र विद्युत क्षेत्र बोलेंगे और इसे कमजोर विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। तो यह है आपका तीव्र विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कमजोर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो अगर हम यहां पर ऐसा कह सकें कि जो विद्युत बल रेखाओं की सघनता है, विद्युत बल रेखाओं की जो सघनता है, जहां पे ज्यादा पास पास में होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक तीव्र होगा और जहां पे सघनता कम है वहां कम तीव्र होगा। जहां विद्युत बल रेखाओं की अधिक हो, जहां विद्युत बल रेखाओं की सघनता अधिक हो वहां विद्युत क्षेत्र तीव्र होगा तथा जहां सघनता कम हो वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। अब इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। मान लीजिए कि ये धनात्मक आवेश है, यहां से विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की ओर है, तो आप देख सकते हैं यहां पर विद्युत बल रेखाएं पास में है, इस जगह विद्युत बल रेखाएं पास में है और इस जगह विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है। तो जहां पास पास में है वहां तीव्र होगा, जहां दूर दूर है वहां कमजोर होगा। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। पांचवा, छठा, समझिए कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा जो चालक पृष्ठ है उसके हमेशा लंबवत होती है। एक चालक पृष्ठ बना दी मैंने, विद्युत बल रेखाएं इसमें जब मैं बनाऊंगा तो चालक पृष्ठ पे ये सदैव लंबवत होती है। चालक पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती है। चालक पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती है। चालक कौन से होते हैं? जैसे धातुएं, जो भी हमारी धातुएं हैं वहां पे अगर विद्युत बल रेखाएं आएगी तो वो हमेशा कैसे रहेगी? लंबवत। ये चालक पृष्ठ है, इस पे विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बना सकते। एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह से एक चालक पृष्ठ बना रखी है, उसके लिए विद्युत बल रेखाएं कभी ऐसे हैं, कहीं ऐसे हैं, कहीं ऐसे हैं, कहीं ऐसे हैं, इस तरह से भी आ सकती है। या फिर हम इसको समझें कि वो गलत चित्र बनाने के लिए कुछ ऐसा बोलेगा कि ये चालक पृष्ठ है और इस पे विद्युत बल रेखाएं कभी ऐसे हैं, कभी ऐसे हैं, कभी ऐसे हैं, कभी ऐसे हैं। तो ये इस तरह का सवाल नहीं हो सकता, मतलब ये गलत तरीका है आपका विद्युत बल रेखाएं दिखाने का। आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में, क्या है वो प्रॉपर्टी? समझिए कि सातवीं, आठवीं प्रॉपर्टी, अगर हमने कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र के अंदर धनात्मक आवेश को रखा, धनात्मक आवेश को रखा का मतलब
कि ये हमने धनात्मक आवेश रखा प्लस का Q, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू E, जहां पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह से अगर हमने एक ऋणात्मक आवेश रखा तो ऋणात्मक आवेश पे जो बल लगेगा वो लगेगा Q इंटू E, लेकिन ये विपरीत दिशा में लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋणात्मक आवेश होगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। प्लस क्यू रखा है तो उस पर बल कितना लगेगा? क्यू इंटू ई, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। माइनस रखा है, क्यू है माइनस का क्यू, तो इस पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यू इंटू ई बल लगेगा। आवेश का अगर परिमाण समान है तो बल का परिमाण समान होगा, लेकिन बल की दिशाएं भिन्न भिन्न हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, क्योंकि धनात्मक पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो हम क्या लिखेंगे? धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तथा ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लगभग 7 और 8 पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, और ये सब पॉइंट्स 8 के 8 पॉइंट 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं। ये क्वेश्चंस कभी सीधे तरीके से पूछ लिए जाते हैं, कभी उल्टे तरीके से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस करना, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।